आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के फॉरेन ब्लूपर्स की, क्योंकि राहुल गांधी 3 दिन के फॉरेन टूर पर गए हैं। इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं और उनके साथ उनका एक स्क्रिप्ट राइटर जो बहुत पुराना है वो भी है। मुद्दे भी पुराने हैं। आपने ग्रामोफोन के बारे में जरूर सुना होगा। ग्रामोफोन में कैसेट एक जगह अटक जाया करती है। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की कैसेट भी चीन, बीजेपी, मोदी और आरएसएस के इर्द गिर्द अटकी सी नजर आती है। और ऐसे में उन्होंने अमेरिका में जरा सा संवाद क्या किया, विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा पर ताली बजा रही है, वो भी जोर जोर की, तो बीजेपी इसे तमाशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश से लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। लबो-लबाब यह है कि राहुल गांधी की अमेरिका की विजिट एक डिजाइनर विजिट की तरह हो चुकी है, जहां पर डिजाइन वही पुराना है, बस सेटअप बदल गया है। ऐसे में इस पूरी विजिट की एक मिनट टू मिनट आइए डिटेलिंग करते हैं और सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। यहां पर राहुल गांधी पहुंचे, मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अपना माइक चेक करते हैं कि भाई सब ठीक है ना। फिर उसके बाद नारे लगते हैं, जरा अप साउंड करेंगे और नारे सुनाएंगे राहुल गांधी की मौजूदगी में क्या लगे। थैंक यू। सैम पित्रोदा ने माइक हैंडओवर किया। राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे आपको लगते हुए सुनाई देंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। थैंक यू सैम। थैंक यू। आइए जल्दी से अब आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं बिना समय गवाए। एक दूसरी तस्वीर है इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी कहां पर है? विदेश की धरती पर है। सिंगापुर जब वो पहुंचे थे। जल्दी से जरा आप साउंड करके नारे सुनवाइए। कौन से नारे लगते हैं सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। ध्यान से सुनिएगा। पहले कांग्रेस पार्टी के लिए नारे लगे और अब किसके लिए नारे लग रहे हैं, जरा एक बार फिर से सुनिए। भारत माता की। तिरंगा, नरेंद्र मोदी, इंडियन डायस्पोरा, आवाज है भारत माता की जय की। दोनों तस्वीरें आपने देख ली। कंपैरिजन आपके माइंड में हो चुका होगा, आवाजें आपके दिमाग में सेट हो चुकी होंगी। अब जरा आप देखिए, राहुल गांधी अमेरिका तो पहुंच गए, लेकिन अमेरिका करने के लिए क्या गए हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि राहुल गांधी कल टेक्सास के डलास पहुंचे थे और टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। और बात करते हुए राहुल गांधी ने भारत में बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का। स्टूडेंट्स के बीच में थे, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया। लेकिन बातों की जलेबी बनाते बनाते अनएम्प्लॉयमेंट से वो चले गए चीन और जाने अनजाने चीन की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि बेरोजगारी की समस्या दुनिया में हर जगह नहीं है। उन्होंने उदाहरण के लिए चीन और वियतनाम का नाम लिया। यह कहा कि वहां पर बेरोजगारी की समस्या नहीं है। एक बार आइए राहुल गांधी को आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद इसके पीछे का पूरा सच क्या है वो भी आपको बताएंगे। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. अब इसके मायने समझा देती हूँ। राहुल गांधी का कहना यह है कि भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन के सामने बेरोजगारी की समस्या नहीं है। यहां पर राहुल गांधी शायद अपने दिल की बात सुन रहे थे, क्योंकि अगर वो आंकड़ों की बात समझते, नंबर्स का गेम समझते, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। कैसे?
नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चीन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीते जुलाई महीने में 17% से भी ऊपर जा चुका है। और यह आंकड़ा है बीते साल दिसंबर के बाद का, क्योंकि उसके पहले वहां की सरकार ने इस स्थिति को छिपाने के लिए वहां के आंकड़े ही जारी करना बंद कर दिया था, यानी कि सच पर पर्दा डाल दिया था। और चीन का यह बेरोजगारी वाला आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है। बीते जुलाई महीने में जो 17% था वो इससे पहले जून में 13.2% का था। शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% तक जा पहुंचा है और ये आंकड़े बिल्कुल ताजा हैं, बीते हफ्ते ही जारी किए गए हैं ये आंकड़े। सीएमआईए की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारत में फिलहाल बेरोजगारी दर 9.2% की है। चीन में ये कितनी है? 17% है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है और चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। और चीन की ये बेरोजगारी दर कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी बढ़ गई हो, पहले भी बहुत ज्यादा बढ़ी रही है। आइए आपको एक बार जरा ये नंबर्स दिखा देती हूं, और ये नंबर सिर्फ मैं आपको नहीं दिखा रही हूं, ये नंबर राहुल गांधी को भी देखने चाहिए, क्योंकि नंबर्स की बात तो राहुल गांधी ने की ही नहीं, दिल की बात वो जो कर रहे थे। अब यहां पर दिसंबर 2023 से फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई के ये आंकड़े जो इधर आपको नंबर नजर आएंगे परसेंटेज का आंकड़ा है, यानी कि 13, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17। ये जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताता है कि आंकड़े क्या है। अब जल्दी से यहां पर आप देखिए दिसंबर में किस तरीके से बढ़ता हुआ, यहां पर 30 जून में आप देखिए 13 पॉइंट के आसपास आपको नजर आएगा, फिर 13.5, फिर ऊपर बढ़ जाता है, 17% तक पहुंचा हुआ है ये, 17% तक, जिस डेटा का अभी मैंने जिक्र किया। यानी कि चीन में 17% बेरोजगार युवा हैं। ये है वो असली डेटा जो ये बताता है कि 17% युवकों के पास नौकरी है ही नहीं। और ये है चीन की वो असलियत जिसका जिक्र शायद राहुल गांधी करना भूल गए या उन्होंने किया नहीं, ये तो खैर वही बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर भारत और इसके साथ साथ चीन का कंपैरिजन करते करते वो ये कह गए कि चीन में बेरोजगारी है ही नहीं और भारत में बहुत ज्यादा है। अब जो चीन में बेरोजगारी है वो पहले भी समस्या थी, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, रॉकेट की तरह बेरोजगारों की संख्या ऊपर बढ़ रही है। अब जरा राहुल गांधी को यह समझना होगा कि कुछ भी बोलकर चले जाने से कि हमने बोल दिया, हम निकल गए, काम चल गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, आंकड़ों की हेराफेरी को पकड़ लेता है। बहरहाल हमने राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर की गलती को मान लिया, जिन्होंने शायद राहुल गांधी को नया डेटा ना दिया हो या फिर मिस कर दिया हो। खैर आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी के दूसरे संवाद को सुन लेते हैं, जहां पर वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2011 में जातीय जनगणना करवाई थी। ये जातीय जनगणना सिर्फ इसीलिए करवाई गई ताकि भारत का एक एक्सरे किया जा सके और ये समझा जा सके कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। पहले उनका एक बार बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं वो जातीय जनगणना को लेकर। One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society, to find out what are the exact demographics of our country. What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. अब इसके भी मायने समझिए। राहुल गांधी का कहना यह है कि जब उनकी सरकार थी तब जातीय जनगणना करवाई गई थी। ऐसे में आप सवाल करें कि अगर जातीय जनगणना हो चुकी थी तो फिर हिस्सेदारी वाला एक्सरे क्यों नहीं करवा लिया गया? तो आप जवाब सुनिए। राहुल गांधी का यह बयान भी डिजाइंड नजर आता है। साल 2011 में जो जातीय जनगणना हुई उसको 21 लाख सरकारी कर्मचारियों ने किया, जिसमें 120 करोड़ लोगों की गिनती की गई थी। इस जनगणना में कुल मिलाकर 29 सवाल पूछे गए थे और इस जनगणना में SC ST की जाति तो पूछी गई, जो कि हर जनगणना में पूछी जाती रही, लेकिन किसी और से उनकी जाति नहीं पूछी गई। मतलब ये कि जनगणना तो हुई लेकिन जातीय जनगणना कभी नहीं हुई थी। यहां पर भी राहुल गांधी को थोड़ी सी चलिए छूट दे देते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेनिफिट ऑफ डाउट कहा जाता है, क्योंकि यहां पर वो शायद 2011 के BPL सर्वे के साथ जनगणना को लेकर कंफ्यूज हुए हों, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री P चिदंबरम ने जाति का एक सवाल जुड़वा दिया था। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। BPL सर्वे था और सर्वे किसी कानून के तहत नहीं होता। जनगणना के लिए कानून है।
भारतीय जनगणना अधिनियम 1948, और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, सर्वे सर्वे होता है और सेंसस सेंसस होता है। राहुल गांधी ने इन दोनों ही चीजों को मिक्स कर दिया। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें जाति को लेकर कोई सवाल नहीं था, 29 सवाल थे और सभी इससे अलग थे। और ऐसे में क्लियर बात यह है कि जब जाति गिनी ही नहीं गई तो आंकड़े कहां से आते। आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले बिना किसी की परवाह के, बिना उसका धर्म रंग देखे मौका मिले। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. अब यहां पर राहुल गांधी की बातों को लेकर सवाल यह है कि क्या आरएसएस, बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं मानते कि भारत में कई राज्य हैं? क्यों वो राज्यों को संविधान में मिले अधिकारों से वंचित कर रहे हैं? क्या आरएसएस, बीजेपी और मोदी भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान नहीं करते? अगर राहुल गांधी का जवाब हां में है तो वो किन पैमानों पर परखकर इसी कंक्लूजन पर पहुंचे? इसके साथ सवाल यह भी है कि क्या राहुल अपने तय पैमानों पर खुद को, कांग्रेस पार्टी को, उनके सहयोगी दलों को भी परखेंगे? अब राहुल गांधी की बातों को लेकर थोड़ा सा बेसिक रियलिटी और क्लैरिटी क्या है यह भी बता देते हैं। आरएसएस खुद को एक सामाजिक संस्था बताती है। आरएसएस के स्वयंसेवक भयंकर आपदा के समय प्रभावित इलाकों में जाते हैं, राहत कार्य में हिस्सा लेते हैं। आरएसएस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि शिक्षा से लेकर समाज सेवा जैसे जो मानवतावादी काम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। युद्ध के वक्त भी आरएसएस भारत और भारतीयों की सेवा में अपना रोल ढूंढता रहा, उसे निभाता भी रहा। कई महापुरुषों ने आरएसएस की भारत भक्ति की हमेशा तारीफ की, यहां तक कि राहुल गांधी की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की परेड में आरएसएस को अपनी झांकी में शामिल तक करने की परमिशन दे दी थी। बहरहाल राहुल गांधी ने कई और बातें भी कही, जैसे कि मोदी का डर खत्म हो गया है, भारत में स्किल की समस्या नहीं है बल्कि उनके सम्मान की समस्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यवस्था प्रणाली से जुड़ी नहीं है, और भी सो ऑन, जिसको लेकर बीजेपी अब आक्रामक है। राहुल गांधी अमेरिका में जो बोल रहे हैं, यहां भारत में बीजेपी नेता सियासी तलवारें खींचे खड़े हुए हैं। मैं उन्हें पप्पू नहीं कहता, मैं तो एलओपी कहता। भारत के संवैधानिक व्यक्ति हैं, संसद ने मान्यता दी है, लेकिन दुर्भाग्य है अब पाकिस्तान को ब्रांडिंग करने के लिए चाइना को ब्रांडिंग अपना नहीं करना है, ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हो गए। और ये राहुल गांधी आखिर पैसा भी तो चाइना से ही लेते हैं, तो जब पैसा लेकर के ब्रांडिंग कर रहे हैं तो एलओपी पर रहने का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये कोई भारत का दुश्मन कर सकता है जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चले। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है, ये वो जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी सत्ता से दूर रह के वो जा नहीं रही है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है? तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का
रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? राहुल गांधी ने अमेरिका में जो तमाम बातें कही, उसके पीछे का सच क्या है हमने आपको बता दिया। आखिर में एक बड़ी ही गंभीर बात है कि राहुल गांधी जब भारत की शिक्षा व्यवस्था पर विदेशी धरती से सवाल उठाते हैं, अमेरिका में जब जातीय जनगणना को लेकर बोलते हैं, तब वो ये क्यों नहीं समझते कि लोग सवाल करेंगे कि 17 साल जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 2 साल लाल बहादुर शास्त्री रहे, 15 साल तक इंदिरा गांधी जी रही, 5 साल राहुल गांधी के पिता यानी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे और 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। और ये सभी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री थे। ऐसे में सवाल ये उठता रहेगा कि देश में अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं तो उसके लिए क्या सिर्फ बीते 10 साल में सत्ता में काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है? जातीय जनगणना नहीं हो रही, क्या नरेंद्र मोदी हमेशा से इसे रोकते रहे हैं? और जब ये सब कुछ चल रहा है, तब राहुल गांधी के मेंटोर और कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष डियर सैम पित्रोदा कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। जरा ये बाइट सुनिए, फिर उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated.